बेटा जी हमने आज का टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये टर्म्स पढ़ने हैं जिनका हम यूज करते हैं रिएक्शन की रेट की स्टडी में। इस स्टडी को आगे बढ़ाने से पहले हम +1 का एक लॉ हमने पढ़ा हुआ था, हम पहले उसको रिवाइज करते हैं। और वो लॉ पढ़ा था, आपको याद होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपको पूरा हमने पढ़ाया था, फिर भी एक बार देखें। लॉ ऑफ मास एक्शन जो एम गुलबर्ग या पी बागी ने दिया था, इन्होंने क्या कहा था इस लॉ में? द रेट एट विच a reactant reacts, वो रेट जिससे कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अगर कोई एक रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, तो हम इसमें कहते थे और रेट ऑफ अ रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of all the reactants। ये लॉ था, ये मैं अलग से नोट करके आपको लिखवा रहा हूं। मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूं, आपने +1 पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इससे कोरिलेट करेंगे कि यहाँ पर हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेरे बेटा जी, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लूं, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल, मैं एक रिएक्शन लेता हूं, ए प्लस बी, इससे बन रहे हैं प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के लिए इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर ए और बी पे पावर बी। आपको याद आ रहा है बेटा? यस सर। ये लॉ सबको याद आ रहा है ना? यस सर। वेरी गुड। ये जो लॉ, वेरी गुड, ये जो लॉ हमने बनाया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए और बी के जितने भी हैं सबका प्रोडक्ट कीजिए, उसके प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पर हमने आपको एक बात जो बताई थी, वो इसमें हमने हर रिएक्शन में इसको यूज किया था, और हर रिएक्शन में हम इसके मॉलिक्यूल के कोएफिशिएंट से हम इनकी पावर लगा रहे थे। तो सारे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट करना है। और आपको याद होगा कि ये हमने फॉर्मूला हर अपने +1 की जो रिएक्शन हमने पढ़ी, खासकर रिवर्सिबल रिएक्शंस जिनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस थी, हमने हर रिएक्शन के रेट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया। और हर रिएक्शन में फॉरवर्ड के टाइम पर रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स, या जो बैकवर्ड में जब बनाया तो उस समय जो कोएफिशिएंट्स से हमने डायरेक्ट उनकी पावर्स को यूज किया था। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। ये बेटा केवल एक थ्योरेटिकल अप्रोच थी। ये कैसी अप्रोच थी? थ्योरेटिकल अप्रोच थी। आ रही बात समझ में? जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो आ रहे थे, वो इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे। मैंने आपको बताया था एक्टिव मास को हम ऑलमोस्ट मोलर कंसंट्रेशन ही लेकर यहाँ चलते हैं अपनी स्टडी में, हालांकि दोनों बातें काफी अलग होती हैं। तो इतना क्लियर हो गया बेटा। और इसका हमने सिंबल दिया था, ये आपको दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक्टिव मास का सिंबल है। ये मैंने रिवाइज कर दिया, +1 का टॉपिक जिनको नहीं पढ़ा था उन्हें आ जाएगा। तो ये क्या था बेटा? ये थ्योरेटिकल अप्रोच थी। इज दैट क्लियर? यस सर। बोलो। यस सर। और एक थ्योरेटिकल अप्रोच ये बता रही थी कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो और उनके जितने भी कोएफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन में हैं, उसकी पावर इस तरह से, इसकी कंसंट्रेशन जो है
वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए की कंसंट्रेशन पे पावर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बी की पावर बी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने यहाँ पर एक कोएफिशिएंट्स एज इट इज यूज किए थे जो हमने थ्योरेटिकल रिएक्शन में बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखे थे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही कंसंट्रेशन पर किसी एक पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट वो पावर जो है वो जरूरी नहीं है कि इस कोएफिशिएंट ए के बराबर हो, या रेट ऑफ रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड करती है तो वो किसी एक पावर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, बट वो पावर जरूरी नहीं है कि बी के कोएफिशिएंट के बराबर हो। ऐसा हमने कल रेट लॉ में इसको डायरेक्ट लिख लिया था कि रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के रिलेशन को बताता है, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स पर, मतलब ये जो हम लिखते हैं इनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके ऊपर हम कुछ पावर्स लगाते हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो पावर्स उस रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स जो यूज किए हैं उनके बराबर हो, मतलब ए और बी के बराबर हो। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो मेरा मतलब कुल मिला के ये है कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली लिखूं, कैसा लिखूं मैं? एक्सपेरिमेंटली। तो हम पहले आप एक रिएक्शन लें, फॉर अ रिएक्शन, यही रिएक्शन वापस लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी टू प्रोडक्ट्स। जब मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए पे पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई। ये जो वैल्यू मेरे सामने मैंने जो लिखी है वो मेरे बेटा वो एक्सपेरिमेंटल है, मतलब 100% जो फैक्ट है वो। ये कौन से बनाया है मैंने इक्वेशन? एक्सपेरिमेंटल, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली जो मुझे ऑब्जर्वेशंस में मिला। और ये कैसा था? लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल था, इसीलिए मैंने सारे मॉलिक्यूल जो रिएक्शन बैलेंस्ड में थे वो यूज कर लिए। लेकिन अब मैं यहाँ पर इन सारे मॉलिक्यूल जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी पावर नहीं लगा रहा हूँ, मैंने पावर क्या लगाई है बेटा? एक्स और वाई। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक ही कंसंट्रेशन पर पावर एक्स पर डिपेंड करती है, दैट इज ए पे पावर एक्स के प्रोपोर्शनल होती है, ना कि ए पे पावर ए के। ओके बेटा? Yes, sir. इससे क्लियर हो गया कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है, जो मैंने पावर्स लगाई हैं, ये दोनों वैल्यूज हैं वो एक्सपेरिमेंटल है। मुझे एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि किस तरह डिपेंड कर रहा है। इसको मैं किसी भी रिएक्शन को देख करके उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा सकता, ये केवल और केवल मैं एक्सपेरिमेंट से ही पता करके रेट किस तरह चेंज हो रही है। अगर मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखा कि रेट, मैंने कंसंट्रेशन डबल की और रेट डबल हो गई, तो मुझे पता लग जाएगा कि एक ही कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ए पे पावर 1 लगाऊंगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैंने देखा कि एक ही कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दी मैंने, लेकिन रेट डबल ही बढ़ी, दैट इज 4 के रूट के बराबर बढ़ी, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, मतलब एक ही कंसंट्रेशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये जो मैं पावर्स लगाता हूँ वो एक्सपेरिमेंटल है, वहां से डेटा से मैं चेक करूंगा रेट किस तरह डिपेंड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मैं पावर्स यूज कर लूंगा। तो इससे पहले +1 में हम जो पढ़ रहे थे वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच थी कि हम सारे कोएफिशिएंट्स ए और बी की पावर लगा दिया करते थे। अब हम +2 में आ गए, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली कैसे पढ़ते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। तो अब हम इनको एक नाम देंगे, और वही नाम हमने यहाँ पे दिया बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं द सम ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन, जो लगी हुई हैं किसके ऊपर? ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स।
जो किसके ऊपर यूज की गई हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कंसंट्रेशन ए और बी के ऊपर लगी हुई हैं, उन पावर्स का सम। पर कंसंट्रेशन टर्म्स किसमें, इन रेट लॉ। रेट लॉ मतलब एक्सपेरिमेंटली जो हमने रेट का और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन बनाया है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। ये आपको पता है। ओके बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। ये हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में जो एक्सपेरिमेंटली मैंने रिलेशन बनाया है, उसमें कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं, दैट इज ए और बी, इनके ऊपर जो पावर्स लगी हुई हैं, इन पावर्स के सम को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। हम उस रिएक्शन की ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सम को बेटा, ऑर्डर। तो इससे क्लियर हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पर x प्लस वाई बोल देंगे हम, इसके बराबर होगी। बट ये वैल्यू क्लियर हो गया, इट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। कैसी वैल्यू है ये भी एक्सपेरिमेंटल है। अब मतलब किसी भी रिएक्शन की अगर आपसे ऑर्डर पूछी जाएगी तो उसका जवाब आप केवल दो ही तरीके से दे सकते हो। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, आपसे ऑर्डर ही पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझदार हो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके ऊपर जो आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चंस के आप जवाब केवल दो ही तरीके से दे सकते हो। नंबर एक, या तो मेरे बेटा हो आपको वो एग्जाम्पल्स याद हो कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिनका ऑर्डर जीरो है। ऑर्डर जीरो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक्स और वाई पावर की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी पर रेट डिपेंड नहीं कर रही है कंसंट्रेशन पर। आप ए और बी की रेट की कंसंट्रेशन कितनी कम या ज्यादा कर दो, रेट सेम रहेगी, मतलब रिएक्शन एक यूनिफॉर्म रेट से होती रहेगी। तो ऐसी रिएक्शन जो है उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। तो जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, अगर हमें वो एग्जांपल्स याद हैं और उनमें से हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो होगा, तो हम बता देंगे। या कितनी रिएक्शन है जिनका ऑर्डर 1 है या 2 है या 3 है या 1.5 है। जो भी ऑर्डर में अलग अलग रिएक्शंस के ऑर्डर के साथ साथ उनके एग्जांपल्स याद होंगे, तो हम उन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके बेटा, तो हजारों लाखों रिएक्शंस की क्या हम इस तरह से डेटा याद कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम केवल वही रिएक्शंस याद करेंगे एग्जांपल्स में जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी रिएक्शन इन चार ऑप्शंस देकर के इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ऑर्डर जीरो है जिसका, या किसका ऑर्डर फर्स्ट है, 1 है, तो उस केस में आप लोगों को वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स याद होंगे, आप पहचान लोगे कौन सी रिएक्शन है और आप उसको टिक कर दोगे। ओके बेटा, यस तो ये Yes, एक्सपेरिमेंटल है, तो वेरी गुड। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, तो इससे क्लियर हो गया किसके क्वेश्चन हमसे पूछा जाए अगर ऑर्डर क्या है, तो इसके जवाब देने के दो ही तरीके हैं मेरे पास। या तो मुझे एग्जाम्पल्स याद हो, या फिर मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटा पता हो। जो एक्सपेरिमेंट किसी ने किया, हम तो नहीं कर रहे हैं, पर उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें बता दिया कि उसने क्या क्या देखा एक्सपेरिमेंट्स में। उसने इफेक्ट बता दिए रेट के कि कंसंट्रेशन ए पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बी की कंसंट्रेशन चेंज करने से किस तरह इफेक्ट पड़ रहा है, रेट कितनी हो गई है। तो फिर मैं उस डेटा से तो निकाल सकता हूँ, मैं डेटा से तो ऑर्डर निकाल सकता हूँ। हम कैसे निकालेंगे आगे हम स्टडी करेंगे। तो दो ही तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, या तो आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो आप याद करेंगे, और नंबर 2 आपको एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया हुआ आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। लेकिन ना आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है, ना आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और ना ही आपको के एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स मेंशन्ड है उनमें से कोई रिएक्शन है। तो ऐसी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप नहीं बेटा, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, तो आपसे पूछेगा भी नहीं। बात समझ में आ गई, क्योंकि तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो आप कभी घबराएं नहीं कि सर अगर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे।
आपसे पूछेगा ही केवल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दो ही कंडीशन में, या तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होंगे या आपको डेटा देगा, तो डेटा का यूज कैसे करते हैं ऑर्डर निकालने के लिए वो आपको हम सिखाएंगे आगे। ओके बेटा, ओके सर। वेरी गुड। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की एक डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई, ठीक है ना, जो आपके सामने लिखी हुई है। लेकिन एक डेफिनेशन इसमें मैं लिखना चाह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, और वो डेफिनेशन क्या है? हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बताया बेटा, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सारे रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होती है ना बेटा, ऑफ ऑल रिएक्टेंट। अब मैं यहाँ पर बस ऑल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑल बोलने पर तो ए और बी दोनों की पावर लग जाएगी, तो मैं यहाँ पे ऑल नहीं बोलूंगा, मैं केवल यहाँ पर एक्स और वाई को वो मॉलिक्यूल मान लेता हूँ जो रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। अफेक्ट करेंगे तो ही मैं इन पावर्स में उनका यूज करूंगा। अगर अफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो उसको मैं पावर में नहीं लगाऊंगा। अफेक्ट नहीं कर रहा है दैट इज कंसंट्रेशन इंक्लूड नहीं करेंगे उसकी, है ना बेटा। यस सर। तो मैं इसको अब इस तरह से रीडिफाइन कर सकता हूं, कैसे? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन may be defined as the number of reactant molecules। जैसे ए और बी क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की नंबर है, ऐसे एक्स वाई भी क्या होगी, रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल है वो। तो एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which affect the rate of reaction, जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं केवल उनको काउंट करोगे। मतलब ए और बी दोनों को काउंट, टोटल जो है आपको दिख रहे हैं वो काउंट नहीं करोगे आप क्या काउंट करोगे? इन ए और बी में से केवल उन मॉलिक्यूल्स की नंबर को जो रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे इससे क्लियर हो गया बेटा कि एक्स की जो वैल्यू है वो इस ए के इक्वल होगी या उससे कम होगी, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल लिए अगर सारे अफेक्ट कर रहे हैं तो भी ए के बराबर हो जाएगी बस, या उससे कम अफेक्ट कर रहे होंगे। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग जो हैं उनमें से या तो 4 ही काम कर रहे होंगे या 4 से कम काम कर रहे होंगे, 3 2 1। अब आदमी 4 हैं, काम कर रहे हो 5, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना बेटा? मैं ऐसे ये कह सकता हूँ कि y की वैल्यू जो है वो उस b जो टोटल मैंने लिए बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोएफिशिएंट जो यूज किया है, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। इससे क्लियर हो गया कि x और y का जो सम होगा, जिसे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो भी इन कोएफिशिएंट के सम के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। तो ये रिएक्टेंट की जो कोएफिशिएंट्स हैं, अगर आप उनका सम करते हो तो a प्लस बी से वो कम होगा, x प्लस बाई एक्सपेरिमेंटल या उसके बराबर होगा। मतलब जितने लिए वो सारी यूज कर अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब मैं इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में एक दो बातें और लिख सकता हूं, और वो ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, कोई एक रिएक्शन है उसमें उसकी वैल्यू जो आ रही है एक्स प्लस बाई का जो सम आ रहा है वो क्या आ सकता है? अगर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए पर डिपेंड कर रही है, लेकिन वो इसके स्क्वायर रूट पर डिपेंड कर रही है, मतलब स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पावर एक्स की 1/2 आएगी। और बी के मान लो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो बी के रेस्पेक्ट में 1 आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। तो टोटल पावर का सम कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3/2। यस सर। इसका मतलब फ्रैक्शनल हो जाएगा ना, और अगर दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो 0 भी हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा रिएक्टेंट हो जिसकी कंसंट्रेशन में बढ़ाऊं और रेट उल्टा कम होना शुरू हो जाए बढ़ने के बजाय।
मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, और इनवर्सली हुआ तो इसका मतलब उस समय में y को माइनस बाई लिखना पड़ेगा मुझे, है ना बेटा? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सम है x और y का, वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो हम इसमें लास्ट बात इसमें और लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। सॉरी, इंटीजर और वर्ड जो दूं इसमें, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल, इंटीजर और फ्रैक्शनल। तो इस तरह ऑर्डर के बारे में बेसिक बातें हमने, कुछ टर्म, इसकी डेफिनेशन क्या होता है ऑर्डर, और रेट लॉ क्या होता है, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो मेरे बेटाओ, इसी तरह से मैं इसके आगे अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा मॉलिक्युलरिटी को, कि मॉलिक्युलरिटी अब क्या होती है, ये वर्ड क्या है। तो पहले तो हम इसके बारे में एक पहली डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आप लोग समझ जाओगे। द नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मैं यहाँ पे वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, टेकिंग पार्ट in in an elementary reaction, in an elementary reaction। ओके बेटा, अब यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन में कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, कितने रिएक्टेंट हैं, आप ये कह सकते हो। रिएक्टिंग स्पीसीज मींस रिएक्टेंट, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ अलग से, आप लोग समझ जाओगे। हम इनको नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए, अगर मैं ये मान लूं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप इस चीज को देखें कि अगर मान लो जो रिएक्शन मैंने एग्जांपल में लिखी है, ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बेटा इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के? A प्लस बी कर रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के लिए मैं यहाँ मार्क लगा देता हूं, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? A प्लस बी। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। दूसरी बात ये समझ सकते हो कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो कंफर्म है कम से कम एक मॉलिक्यूल तो रिएक्शन में होगा, तभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगी रिएक्टेंट की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा आपसे कि मॉलिक्युलरिटी दैट इज उन आपका रिएक्टेंट की नंबर होती है किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्शन कर रहे हैं, टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। तो रिएक्शन में यहाँ पर जो मॉलिक्यूल पार्ट, अगर ये मान लो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसमें मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ए और बी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नंबर का सम कितना हुआ? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल काम यहाँ पे कर रहे हैं? ए प्लस बी। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? ए प्लस बी। और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट कम से कम एक तो चाहिए, कम से कम एक चीज तो होगी, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो, एक तो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके बेटा? Yes, sir. और ये जस्ट एक नंबर है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, इसलिए ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगी। मतलब ये कभी भी
बेटा फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी जो है वो क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी of reaction is always a positive integer। तो ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। ऑर्डर 0, नेगेटिव, पॉजिटिव या इंटीजर या फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है, लेकिन और जो मॉलिक्युलरिटी है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन आपने देखा मैंने यहाँ पे हर बार एक वर्ड यूज किया है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम पहले ये समझेंगे आगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। अगर ये एलिमेंट्री होगी तो ही ये कंडीशन फिक्स होगी। ओके बेटा, तो यहाँ पे न्यू स्लाइड इसलिए नहीं ले रहा हूँ बेटा, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। ध्यान देखो, मैंने कहा आपसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो उसकी एक्सपेरिमेंटल किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस पे कर रहा है। जबकि मॉलिक्युलरिटी उस एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस नंबर को बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ए मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? ए प्लस बी। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन दैट इज ए प्लस बी। क्या कहा जाएगी? ये इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बोली जाएगी। ओके बेटा, अब ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें थोड़ी सी बात और लिखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन और रिएक्शन में क्या अंतर होता है या रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो आगे इसमें एक बात और लिखो आप लोग, ये शर्त है कि ये कौन से हम आपका आपको कर रहे हैं वो आप लोग देखो। यहाँ पर आगे बढ़े बेटा। अब ये तो इसकी डेफिनेशन है, is called molecularity of reaction। molecularity of reaction। अब मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट्री वर्ड मैंने यूज किया है। मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं बेटा। यस सर। चलो तो आगे देखो, ये जो रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती हैं which occurs in one step only। जो डायरेक्ट एक ही स्टेप में होती हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं which occurs in many steps या more than one steps, which occurs in more than one step। एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके बेटा हो? यस सर। वेरी गुड। दूसरी बात आप यहाँ पे देखें ध्यान से कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज करो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दी कि फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान दोगे आप समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे कि ए और 2a + 2b की रिएक्शन से यहाँ पर बन रहा है मान लो E। लेकिन मैंने बाद में देखा कि जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसे हुई? ए ने बी से रिएक्शन की, पहले बना सी, फिर ए ने सी से रिएक्शन की, फिर बना डी, फिर डी ने बी से रिएक्शन की, तब जा करके बना यहाँ पर E। अगर आप इस रिएक्शन को ऐड करके देखते हो तब आएगा ये आपका 2a + 2b = E। तो उस केस में इस रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे क्योंकि इसको कंप्लीट होने में एक से ज्यादा स्टेप्स लगे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। इन स्टेप्स में जो सबसे स्लोएस्ट आपका स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप मतलब जो सबसे धीमी रेट से होता है,
वो स्टेप है वो डिसाइड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। पूरी ओवरऑल जो रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसकी रेट को डिसाइड करता है, क्योंकि जितना धीमा होगा उतना ही ओवरऑल रिएक्शन भी धीमी होगी, क्योंकि जब तक वो स्टेप नहीं होगा रिएक्शन आगे चलेगी नहीं। तो रिएक्शन का जो रेट होता है वही डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। सो इट इज कॉल्ड, इसीलिए हम ऐसे स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट को डिटरमाइन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट को बताने वाला स्टेप। ओके बेटा, शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं आरडीएस। अब मान लो इन 3 स्टेप में ये वाला स्टेप आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके बेटा, तो अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब एक ही बार में हो गई, जैसे A प्लस बी फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू सी, खत्म, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आप सेम लिंक पे वापस आना बेटा, इसके आगे की फर्दर स्टडी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पर तब तक आप 1-2 बात और नोट कर सकते हो। कितना क्लियर हो गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो ये चीज हम अब आगे बढ़ेंगे, अगले उसमें लेक्चर में एक बार फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री की। और आप ये समझ लो एलिमेंट्री रिएक्शन में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अंतर है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बराबर होगी, अगर कॉम्प्लेक्स है तो नहीं होगी। ठीक है बेटा? यस सर। इसकी आगे की स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यस सर। ओके बेटा, आ जाओ सेम लिंक पर वापस।